अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेब एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये अलग अलग जगह एपीआई का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हारा सी शार्प है, जावा है। तो अगर सी शार्प के अंदर हम लोग एपीआई का बात कर रहे हैं, जावा के अंदर एपीआई का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एपीआई का मतलब होता है जो प्री डिफाइंड कोड जो आपको मिलता है। जैसे अगर जावा है तो वहाँ पे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस के अंदर क्या होता है, क्लास और इंटरफेस होता है। क्लास इंटरफेस के अंदर क्या होता है, मेथड्स होता है। तो जो प्री डिफाइंड मेथड्स मिल रहा है जो किसी न किसी क्लास में है, और वो क्लास किसी न किसी पैकेज में। अगर जावा का बात करें, तो अगर सी शार्प का बात करें, तो जो प्री डिफाइंड मेथड्स है वो किसी न किसी क्लास के अंदर है, वो किसी न किसी नेम स्पेस के अंदर है। तो वो जो प्री डिफाइंड क्लासेज आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपीआई बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जहां तक बात आता है वेब एपीआई का, तो यहाँ पे कंप्लीटली अलग चीज होता है। ठीक है, मोट अगर देखोगे तो कॉन्सेप्ट सेम ही है कि कोई भी चीज़ पहले से बना बनाया है, आपको यूज़ करना। तो अगर अगर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, पहले से बना बनाया कोड है, पहले से बना बनाया क्लास है, उसके अंदर मेथड्स बना हुआ है। आप सिर्फ पैकेज को या नेम स्पेस को इंपोर्ट करिए या यूज़ करिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, फंक्शन कॉल कर लीजिए। आपको सारा कोड स्क्रैच से लिखने का जरूरत नहीं है। आपके अगेंस्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड पहले से लिख कर रखा है। ठीक है, तो वो एक, जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल ले लो, तभी अगर देखोगे तुम कलेक्शन क्लासेस पढ़ोगे, तो वहां पे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब क्लास तुमको बना बनाया मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग करते थे, सी सी प्लस प्लस, वहां पे सब हम लोग को नहीं मिलता था। इनफैक्ट जावा में भी स्टार्टिंग के वर्जन में सब नहीं था, कलेक्शन क्लासेस नहीं हुआ करता था। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता था, पूरा डेटा स्ट्रक्चर का कोड तुमको अगर लिंक लिस्ट का से रिलेटेड जैसा कुछ काम करना है, जहां पे लिंक लिस्ट का फंक्शनलिटी चाहिए, तो पहले तुमको पूरा का पूरा लिंक लिस्ट का कोडिंग करना पड़ता था डेटा स्ट्रक्चर से। स्टैक का पूरा कोडिंग करना पड़ता था डेटा स्ट्रक्चर से, सारा कुछ। और उसके बाद फिर तुम उसको यूज कर सकते थे। आज क्या है, इतना ईजी है कि हमारे पास पहले से बना बनाया क्या है, पहले से बना बनाया क्लासेज है। आप स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके अंदर पुश पॉप नाम का फंक्शन, डेटा ऐड करिए, रिमूव करिए, लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करिए, ट्रेवर्स करिए, सारा कुछ करिए। तो वो क्या होगा, वही एपीआई होगा कि हर कोड आपको स्क्रैच से नहीं लिखना है, बहुत सारा कोड आपके अगेंस्ट में बना के रखा रहेगा। वैसे ही वेब एपीआई का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड और एक क्या होता है, बैक एंड। अगर वेब एप्लीकेशन की बात करें तो फ्रंट एंड मतलब जो यूजर को दिख रहा है, जो तुम्हारा व्यू हो गया, और बैक एंड जो तुम्हारा कंट्रोलर हो गया और तुम्हारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। तो अभी होता क्या है कि शुरुआती दौर में जनरली क्या हुआ कि जब एप्लीकेशंस बनता था, तो एप्लीकेशंस हो गया या वेबसाइट हो गया, कुछ भी आप बना रहे, तो वो रन कहाँ करता था, कंप्यूटर पे ही रन करता था। एक ही तरह का एप्लीकेशन होता था, चाहे वो तुम्हारा विंडो एप्लीकेशन है, चाहे वेब एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, रन कहाँ करेगा, कंप्यूटर पे ही रन करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, पहले था विंडो एप्लीकेशन, फिर आ गया वेब एप्लीकेशन, फिर आ गया मोबाइल एप्लीकेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हर तरह का एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है काम करने। जैसे अगर एग्जांपल ले लो, तो अगर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो उसका तुम वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो और उसका तुम ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। जो काम वेबसाइट में हो रहा है वही काम ऐप में भी हो रहा है। बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे बैंक है, तो बैंक में क्या देखोगे, उसका इंटरनल एप्लीकेशन भी है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसका वेब एप्लीकेशन भी है, और सब जगह से तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सब जगह से तुम बहुत सारा काम कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि हर, अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि हम यूजर को हर तरह का फैसिलिटी दे। तो हर तरह का फैसिलिटी दे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसके लिए, इंटरनल यूजर के लिए हो सकता है कि वो विंडो एप्लीकेशन बनवा लिया। जो बाहर से काम करना चाहता है उसके लिए वो मोबाइल एप्लीकेशन बनवा रहा है, वो तुम्हारा वेब एप्लीकेशन बनवा रहा है। तो अब उसको तीन एप्लीकेशन बनाना, तो तीनों एप्लीकेशन बनाएगा, तो तीनों एप्लीकेशन का फ्रंट एंड अलग होगा, लेकिन बैक एंड में तो काम सेम ही होगा। एक ही डेटाबेस होगा जिसपे सारे एप्लीकेशन से काम होगा, लॉजिक सारा जगह सेम ही होगा। तो प्रॉब्लम क्या होने लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अलग अलग एप्लीकेशन बनाने लगा, तो उसको हर एप्लीकेशन के लिए, मान लो तुम्हारा विंडो एप्लीकेशन बन रहा है, तो उसका बैक एंड फ्रंट एंड दोनों कोड करना पड़ रहा है। डेटाबेस मान लो डेटाबेस एक ही है, लेकिन उसमें जो बैकएंड का कोड है, जो उसका लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, वो अलग से कोड कर रहा है, फ्रंट एंड का अलग से कोड कर रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा है तो उसका फ्रंट एंड अलग कोड कर रहा है और उसका बिजनेस लॉजिक अलग कोड कर रहा है। हमारा वेब एप्लीकेशन बन रहा है तो उसका फ्रंट एंड और बिजनेस लॉजिक अलग से कोड कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि एक ही काम के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स कोड लिखना पड़ रहा था। एक तो तुम्हारा टाइम का वेस्टेज, प्लस तुम तीन तरह का एप्लीकेशन का तीन तरह कोडिंग कराओगे, तुम्हारा क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, टाइम भी लगेगा, ठीक है,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर इन केस किसी भी तरह का चेंजेस करना है बैकएंड में, तो फिर अगर 3 तरह का एप्लीकेशन है और कोई बिजनेस लॉजिक चेंज हो गया तो तुमको तीनों एप्लीकेशन में जाकर सेपरेटली चेंज करना पड़ेगा। तो उसका जो कोई भी एप्लीकेशन का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया, वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट आया। वेब एपीआई जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आर एसेंशियल फॉर अलाइंग different software application to communicate and exchange data with each other over the internet। तो अब अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आप बना के रखे हैं और आप चाहते हैं कि सारा एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, मतलब एक एप्लीकेशन से कोई काम करे तो वो तुम्हारा क्या उसका तुम्हारा रिफ्लेक्ट दूसरे में भी हो। जैसे मान लो तुम अमेजोन खोले, अपना लॉगिन किए, वहां से ऑर्डर कर दिए वेबसाइट से, अब फिर तुम अपना मोबाइल ऐप खोल रहे हो तो वहां पे तुम्हारा अपना लॉगिन कर रहे हो मोबाइल ऐप में, तो तुमको वहां पे ऑर्डर्स दिख रहा है, ऑर्डर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो आप तो चेंजेस किए वेब एप्लीकेशन से, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में भी वो क्या है, विजुअल, मतलब दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर रहा है। दे इनेबल डेटा एक्सचेंज बिटवीन वेरियस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एंड डिवाइसेज रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। अब देखो होता क्या है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हो सकता है कि आप अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हो सकता है ना। मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए मान लो कि तुम नोड रिएक्ट नेटिव का यूज किया, वेब एप्लीकेशन के लिए तुम मान लो ASP.NET MVC यूज, और तुम विंडो एप्लीकेशन जो तुम्हारे इंटरनल चल रहा है उसके लिए हो सकता है तुम जावा टेक्नोलॉजी यूज की। तुम्हारा टेक्नोलॉजी तो अलग अलग है तीनों, फिर भी वो तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ वेब एपीआई। कैसे होगा बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि डेटाबेस तो सबका एक ही होगा। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो तुम्हारा मैक का कोई एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, विंडो का एप्लीकेशन है, या फिर तुम्हारा वेब एप्लीकेशन, तो सबका यहां पे क्या होगा कि डेटाबेस भी एक रहेगा और बिजनेस लॉजिक भी एक ही रहेगा, सिर्फ फ्रंट एंड सबका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो जो बिजनेस एपीआई होगा, मतलब जो डेटा को रिसीव करेगा डेटाबेस में डालेगा, मतलब एक तरह से कंट्रोलर, सबका कंट्रोलर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मॉडल सेम रहेगा, बस व्यू क्या होगा, सबका अपना अपना होगा। तो या हाँ, सबका व्यू अपना अपना होगा क्योंकि विंडो एप्लीकेशन का व्यू अपना, उसका तो विंडो फॉर्म बनेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का अलग स्ट्रक्चर होता है या उसका टेक्नोलॉजी होता है, या उसका बोल सकते हैं हम लोग आर्किटेक्चर होता है, iOS का अलग आर्किटेक्चर होता है, वेब एप्लीकेशन का अलग आर्किटेक्चर होता है। सबका व्यू जो होगा जहां से आप डेटा डालेंगे, डेटा देखेंगे, उसका सबका अलग अलग कोडिंग होगा। लेकिन हमारा जो बैकएंड होगा जहां पे तुम्हारा कंट्रोलर है, समझाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग एमबीसी पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारा कंट्रोलर होगा, जो तुम्हारा डेटाबेस होगा, जो तुम्हारा मॉडल होगा, वो सारे के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हो जाएगा कि कल का अगर तुम कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तुम एक जगह चेंजेस करोगे, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबका बिजनेस लॉजिक मॉडल तो एक ही है। यूज ऑफ वेब एपीआई क्या है भाई, वेब एपीआईज इनेबल सिस्टम डेवलप ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अभी बताएं कि मोबाइल ऐप जो बनता है वो अलग, जैसे मान लो कि एक मोबाइल ऐप बिल्ट विथ स्विफ्ट iOS कैन इंटरेक्ट विद द बैकएंड सर्विस रिटन इन ASP.NET Core C# यूजिंग HTTP बेस्ड एपीआई। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे वो HTTP बेस्ड एपीआई बनाएंगे, तो उससे बेनिफिट यही है कि तुम्हारा बैकएंड में हो सकता है कि ASP.NET चल रहा है, लेकिन फ्रंट एंड में हो सकता है तुम्हारा स्विफ्ट का स्विफ्ट जो होता है टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू iOS एप्लीकेशन बना हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। तो अभी ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका एक तो बेनिफिट ये बताया कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा इसका यूजेस कहाँ पे होता है कि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपना इंटरनल डेटा को एक्सटर्नल पार्टी या थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहता है। ऐसा नहीं कि पूरा डेटा को शेयर करना चाहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वेदर इंफॉर्मेशन। अब वेदर इंफॉर्मेशन देखो, तुम अपना मोबाइल खोलो, उसमें कोई ना कोई वेदर का ऐप होगा, तुम वेबसाइट पे जाके सर्च करो, गूगल में जाके टुडे टुडेज वेदर कंडीशन या टुडेज वेदर इंफॉर्मेशन, तुमको 100 से ज़्यादा वेबसाइट दिख जाएगा, और 100 वेबसाइट पे जाएंगे और अपना सिटी डालेंगे, तुमको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मान लो कि जितना भी मोबाइल ऐप बना हुआ है वेदर का इंफॉर्मेशन, या जितना भी वेबसाइट बना हुआ है, वो क्या वेबसाइट वाला जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, क्या वो अपने पास से दिखा रहा है? और अगर अपने पास से दिखा रहा है मतलब वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, और अगर इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हर जगह से कलेक्ट कर रहा है? अब सोचो कि पूरे वर्ल्ड में कितना ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक सिंपल सा टेम्परेचर मशीन लगा हुआ है, जिससे कि टेम्परेचर हर गली मोहल्ला कस्बा का देखो तुम डालो, वहां पे डाल दो, अपना सिटी छोड़ दो, अपना एकदम लोकल एरिया का नाम डालो, देखो वहां का टेम्परेचर बता दे।
तो ये कैसे बता रहा है? क्या जितना ऐप बनाने वाला कंपनी वो सब जगह टेम्परेचर मशीन लगा रहा है और वहां से डेटा रिकॉर्ड करके अपने सर्वर में ला रहा है? ठीक है, चलो वो तो कर भी लेगा टेम्परेचर मशीन, लेकिन अभी सोचो कि जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग जो होता है उसका कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर में होता है। क्या ये लोग सुपर कंप्यूटर लगा के रखा है? सेटेलाइट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, अलग अलग जगह मशीन से इंफॉर्मेशन लेके प्रोसेस कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता है क्या है कि बहुत कम, हर कंट्रीज के अंदर कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस होता है, खास करके ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो अपना सारा सिस्टम बना के रखा है, सारे जगह अलग अलग डिवाइसेज इक्विपमेंट्स लगा के रखा है, और वहां से वो सारा इंफॉर्मेशन जाता है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में। हर 2 घंटा 3 घंटा पे वो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह जाके स्टोर, और वहां से फिर क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन शेयर होता है। या तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट शेयर डायरेक्टली कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट शेयर ना करके गवर्नमेंट वो डेटा किसी को दे रहा है। अलग अलग कुछ बड़ा मतलब प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको वो डेटा दे देता है, उसको एक्सेस दे देता है। वो सारा इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है कि मान लो कि जितना भी कंट्रीज है, उस कंट्री के सारा जो डेटाबेस है उससे वो डेटा उठा रहा है। वो भी कैसे डेटा उठाता है? एपीआई के थ्रू। या छोड़ दो, उस कंट्री का डेटा ही नहीं, मान लो गवर्नमेंट का डेटाबेस से ही तुमको मिलना है। तुम कोई ऐप बना रहे हो, वेदर फोरकास्टिंग ऐप, और तुम चाहते हो कि वहां से हम क्या करें, हमको डेटा मिल जाए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, या जो भी वो उस तरह का सर्वर जहां पे भी है, वहां पे इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाता है कि पूरा डेटाबेस का सारा इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन वो जितना चाहे कंट्रोल्ड वे में यूजर को जितना चाहे उतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता है? विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अभी देखोगे ट्रेडिंग होता है, शेयर ट्रेडिंग होता है। तुम अभी मोबाइल खोलो, तुमको अगर कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो उसमें 2 ठो जरूर ऐड आ जाएगा, फलाना ऐप से ट्रेडिंग करिए, फलाना ऐप से ट्रेडिंग करिए, ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा, वैसे बेनिफिट मिलेगा। वो ऐप आप इंस्टॉल करो, आपको रियल टाइम जितना भी इंडेक्स है, चाहे वो सेंसेक्स है, इंडिया के अंदर निफ्टी है, और भी अलग अलग तरह का जहां पे एक्सचेंज है, जहां पे शेयर का खरीद बिक्री होता है, उसका रियल टाइम डेटा तुमको मिल जाएगा। अब क्या रियल टाइम डेटा मिलने का मतलब क्या हो गया कि वो जितना भी वो ऐप बनाने वाला कंपनी है, वो क्या वहां पे जहां पे भी तुम्हारा ये ट्रेडिंग हो रहा है, वहां पे वो आदमी बैठा के रखा है और हर चीज नोट कर करके तुरंत तुरंत डाल रहा है अपना इन्फॉर्मेशन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो तुम्हारा जो भी, अभी जैसे आज का देखो, यहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेंसेक्स, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? देखो, बॉम्बे का सेंसेक्स है, आज बता रहा है क्या है नहीं है। तो ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा हमको कौन दिखा रहा है? जैसे देखो यहाँ पे दुनिया भर का, देखो ये बीएससी का, ये बीएससी मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डेटा को मेंटेन करता है। लेकिन तुमको देखो ग्रो पे भी मिल जाएगा, और तुमको बहुत सारे, देखो यहाँ याहू पे भी मिल रहा है। सेम डेटा तुमको कहाँ मिल रहा है? मनी कंट्रोल पे भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी क्या, देखो हम लोग चलते हैं ग्रो पे, यहाँ पे तो बता ही रहा था 561.46 पॉइंट गिरा हुआ है हमारा मार्केट। ओ भाई नेट, अभी हम लोग कहाँ गए? याहू फाइनेंस, यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन बता रहा है, इतना ही गिरा हुआ था। ठीक है, मनी कंट्रोल में चलते हैं, यहाँ पे भी वही बता रहा है। ये सारा ये रियल टाइम चलता है, ऐसा नहीं कि कोई बैठ के देख रहा है वहां एंट्री कर रहा है, ये रियल टाइम में चलते रहता है। लेकिन ये डेटा मेंटेन कौन कर रहा है? इसका मेन पेरेंट कंपनी कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? बीएसई। ये डेटा मेंटेन कर रहा है, और इसी का डेटा किसको मिल रहा है? बाकी सारे लोग को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? तो इसके इसका जो एम्प्लॉयज है, ये वहां पे तुम्हारा शेयर ट्रेडिंग एक्सचेंज में बैठा हुआ है, वहां पे जो भी सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, उसके हिसाब से सारा वो लोग एंट्री कर रहा है। या एंट्री नहीं भी कर रहा, अगर ऑटोमेटिक, अब तो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया, अब तो पर्सन कोई बैठ के एंट्री करता नहीं है, सारा ऑटो सेल हो रहा है, सारा कुछ लॉजिक बना हुआ इसका, उसके हिसाब से सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो शेयर का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से पॉइंट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सारा इसके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तुम भी अगर चाहो कि अपना कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो तुम, ये क्या करता है, ये आपको एपीआई प्रोवाइड करता है। अब बहुत सारा एपीआई जैसा होता है जो फ्री होता है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन फ्री में देता है, तो आप उसको सिर्फ क्या करिए, उसमें रजिस्टर होइए और वहां से उसका एपीआई की ले लीजिए, प्लस उसका यूआरएल ले लीजिए, और यूआरएल हिट करके वहां से डेटा मांग लीजिए। बताएंगे कैसे होता है सारा कुछ। और दूसरा होता है कि नहीं, कुछ ऐसा होता है जो कॉमर्शियल होता है, भाई वो अपना सारा सिस्टम लगा के रखा, आपको फ्री में क्यों देगा डेटा, आप उससे पैसा कमाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा एपीआई होता है जो पेड होता है, कि आप पे करेंगे तब आपको वो क्या देगा, आपको वो कुछ समय, मान लो कि 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, वो उसका प्लान होता है, उसके हिसाब से तुम उसको सब्सक्राइब कर लिए, तो उतने दिन तक
तुमको एक की मिल जाएगा एपीआई की, उस की के बेसिस पे तुम यूआरएल को हिट करके, जैसे हम लोग यूआरएल को हिट करेंगे तो क्या करेगा, डेटा देगा, वहां से व्यू नहीं देगा। अभी तक जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे थे उसमें क्या करते थे, कोई यूआरएल को हिट करते हैं, वो कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर डेटा फेच कर रहा है मान लो डेटाबेस से, और तुमको क्या कर रहा है, व्यू में वो डेटा को फिल करके आपको दे दे रहा है। ये व्यू में फिल करके नहीं देगा, आप उसको हिट करेंगे, वो आपको सिर्फ डेटा देगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। पहले यही काम आज से 10 साल पहले एक्सएमएल के फॉर्म में डेटा आता था, ठीक है, एक्सएमएल बोलते थे उसको, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल के फॉर्म में आता था हम, और अब वही जो है वो जेसन के फॉर्म में आता है, और भी कुछ फॉर्मेट होता है अलग अलग फॉर्मेट, लेकिन ज्यादातर अभी जेसन सबसे लाइट वेट जेसन होता है। तो वो आपको जेसन के फॉर्म में डेटा दे देगा, मतलब वो सिर्फ आपको डेटा देगा, कोई व्यू नहीं देगा। अब आपका काम है जो एप्लीकेशन उसको हिट किया वो उसका व्यू बनाएगा, जेसन के डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, मॉडल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको व्यू में पास करेगा, और आप उसको जैसे फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हैं। एक इसका ये भी काम है वेब एपीआई का कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस से कोई डेटा आपको रिट्रीव करना है तो उसके लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो वो भी लिखा हुआ है, दे फैसिलिटेट इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। फॉर इंस्टेंस अ वेदर फोरकास्टिंग सर्विस में एक्सपोज अ वेब एपीआई दैट अदर एप्लीकेशन कैन क्वेरी टू गेट वेदर डेटा। तो अब मान लो वेदर फोरकास्टिंग का कोई सर्वर है, उस पर कोई वेब एपीआई बना हुआ और उससे कोई भी चाहे तो वेदर का डेटा ले सकता है, विच दे कैन इंटीग्रेट इनटू देयर ऑन फंक्शनैलिटी। तो वहां से डेटा लेके और आपको अब जैसा दिखाना आप दिखा सकते हैं, अपने फंक्शनैलिटी के लिए यूज कर। वेब एपीआई प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। या तो आप वेब एपीआई के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हैं कहीं से, या आप वहां पे डेटा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको वैसा वहां पे वैसा एपीआई है जिसके थ्रू तुम उसमें डेटा डालना चाहते हो, तुम डेटा डाल भी सकते हो, तुम डेटा अपडेट भी कर सकते हो, तुम डेटा डिलीट भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको वो जो वेब एपीआई है वो क्या क्या चीज करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है। दे अलाउ डेवलपर टू क्रिएट कस्टम क्लाइंट एप्लीकेशन दैट कंज्यूम दिस एपीआई बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स। जैसे मान लो कि बीएससी के पास डेटा है, अब यहाँ पे बीएससी जो है अपना कॉमन नॉर्मल एक अपना वेबसाइट बना के रखा जो नॉर्मल काम हो रहा है। अब किसी के दिमाग में नया आइडिया आया कुछ, हम वो डेटा को लेके इस तरह से एनालाइज करके हम यूजर को हेल्प कर सकते हैं एक ऐप बना के, ठीक है, वो आपको रेडी, आप डेटा ले लो, अगर पेड है तो पैसा दे दो, फ्री है तो फ्री में ले लो। और आपको जैसे उसका अपना कस्टम एपीआई एप्लीकेशन बना के उसको और अच्छा तरह से दिखा सकते हो तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको और अच्छा तरह से एनालाइज करके यूजर को हेल्प कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल बात है, इसका दो काम के लिए यूज होता है वेब एपीआई का। पहला, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और वो मल्टीपल एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल बैकएंड डेवलप नहीं करना चाहता, वो सिंगल बैकएंड से मल्टीपल एप्लीकेशन को हैंडल करना चाहता है, तो वहां पे वेब एपीआई यूज हो सकता है। प्लस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को अपना डेटा शेयर करना चाहता है या एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करके डेटा रिसीव करना चाहता है, अपडेट डिलीट करना चाहता है, तो वहां पे भी वेब एपीआई यूज आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेब एपीआई जैसे सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, व्हेन एन वेबसाइट इंटीग्रेट फेसबुक लॉगिन इट यूजेस फेसबुक एपीआई टू ऑथेंटिकेट यूजर। जैसे हम लोग पीछे देखे आइडेंटिटी के अंदर हम लोग एक्सटर्नल लॉगिन करते हैं, आप गूगल से लॉगिन कर लेते हैं, आप फेसबुक से लॉगिन कर ले रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से लॉगिन कर ले रहे हैं, इंस्टाग्राम के आईडी से लॉगिन कर ले रहे हैं। ये कैसे होता है? उसी तरह से होता है, का एक एपीआई होता है गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जिसको आप क्या भेज रहे हैं, गूगल या फेसबुक आप भेज रहे हैं यहाँ से आईडी पासवर्ड, और वो उसको ऑथेंटिकेट कर बता दे रहा है कि हाँ ये यूजर रजिस्टर्ड है और इसमें आपका लॉगिन हो रहा है। दूसरा, पेमेंट गेटवे। आज के डेट में अगर देखोगे तो पेमेंट गेटवे किसको बोलते हैं? जब भी हम लोग कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं तो जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? पेमेंट गेटवेज के थ्रू होता है। अब देखो, मान लो तुम एक छोटा मोटा एप्लीकेशन बना रहे हो, हम लोग मान लो एक कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, हम लोग उसमें फैसिलिटी देना चाहते हैं, मेरा स्कूल में कोई बच्चा ऑनलाइन फी भी या पेरेंट ऑनलाइन फी भी पेमेंट, तब ऑनलाइन पेमेंट अगर फी करने पेमेंट पे करेगा, उसके लिए अगर तुम खुद से सिस्टम बनाने जाओगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इतना महंगा पड़ जाएगा कोई स्कूल उसको बेयर नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है ऑनलाइन पेमेंट, प्लस वो हर डेवलपर का बस का बात भी नहीं है कि वो उसको खुद से कर ले। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? थर्ड पार्टी। जैसे तुम ही लोग पेमेंट किए, बहुत लोग, तो क्या किए थे हम लोग? रेजर पे से किए। तो रेजर पे क्या है? रेजर पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो क्या कर रहा है कि हम उसमें रजिस्टर किए, अपना सारा अकाउंट डिटेल डाले, उसके साथ रजिस्टर कर लिए, और उसके बाद उसके थ्रू हम पेमेंट रिसीव। अब होता क्या है कि जैसे तुम मान लो कि तुम पेमेंट पे जाते हो, तो देखो हर जगह पेमेंट पे जाते हो तो वहाँ पूछता है कि रेजर पे के थ्रू करना है, पेटीएम के कर थ्रू करना है,
या किसी के थ्रू करना है, जब तुम उसका लिंक पे क्लिक करते हो तो उसके पेज पे ट्रांसफर हो जाते हो, फिर वहां पे सारा पेमेंट प्रोसेस करते हो, फिर तुम्हारे पास चला आता है, फिर से तुम्हारे वेबसाइट में चला जाता है। तो ये जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो भी मान लो तुम मतलब कुछ भी परचेस किए या कोई भी इन्फॉर्मेशन डाले, से तुम ही लोग पेमेंट करते समय अपना ईमेल आईडी डाले, मोबाइल नंबर डाले, तो वो मेरा पेज से कहाँ गया, मेरा पेज उसको क्या, उसको भेजा रेजर पे को, रेजर पे उसके अगेंस्ट में फिर तुमसे पेमेंट लिया, पेमेंट लेके वो सारा इन्फॉर्मेशन के साथ कि कौन सा मोबाइल नंबर है, कौन सा ईमेल आईडी है, उसका नेम क्या है और कितना पेमेंट किया, वो सारा इन्फॉर्मेशन मेरे वेबसाइट में फिर से, ये पूरा का पूरा जो साइकिल चल रहा है वो सारा का सारा वेब एपीआई के थ्रू चल रहा है। वेदर डेटा बोले, गूगल मैप का बहुत सारा एपीआई होता है जहां पे आप अपने वेबसाइट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी गूगल मैप का चीज को क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं। उसके बाद ट्विलो एपीआई होता है जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है जो अपने वेबसाइट के थ्रू वो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये क्या, ट्विलो जो है वो पेड है। अब आप एसएमएस भेज रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो हजारों तरह का प्री डिफाइंड एपीआई है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर। या अगर आप चाहें, आप भी अपना वेब एपीआई बना के और अपने एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी दूसरे के लिए को अवेलेबल करा सकते हैं। मान आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेब एपीआई बना सकते हैं। या अगर आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन बन रहा है जो वेब एप्लीकेशन भी बन रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बन रहा है, विंडो एप्लीकेशन भी बन रहा है, अलग अलग तरह का एप्लीकेशन बन रहा है, ठीक है? अगर मोबाइल एप्लीकेशन भी बन रहा है तो iOS के लिए भी बन रहा है, एंड्रॉइड के लिए भी बन रहा है, तो आप चाहते हैं कि सबका फ्रंट एंड का हम कोडिंग करें, बैक एंड का कोडिंग मेरा सेम रहे, तो वहां पे भी वेब एपीआई यूज कर, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है जहां पे हम लोग वेब एपीआई का यूज। ये मोटा मोटी हम इंट्रोडक्शन आज बता दिए। अब इसका और भी कुछ इंट्रोडक्शन है जो थ्योरी है, तो अगले क्लास